Namaskar, my dear friends. Myself DLP, चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में स्टडी किए थे। अभी तक कंपैरेटर्स में हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर्स, जिसमें डायल इंडिकेटर, जिसे हम डायल गेज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सिग्मा कंपैरेटर्स। तो यह दोनों जो है एक प्रकार का मैकेनिकल कंपैरेटर्स है। तो ये दोनों मैकेनिकल कंपैरेटर्स का डिटेल एनालिसिस, डिटेल में हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज अच्छे तरीके से देख लिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्टडी किए थे न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में हम लोग देखे थे सोलेक्स कंपैरेटर्स के बारे में। सोलेक्स कंपैरेटर्स का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स के नाम से ही दिख रहा है कि ये एक ऐसा कंपैरेटर्स है जिसका काम यह है कि अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को डिटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, ये ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में जो वेरिएशन आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का हेल्प लेगा। जैसे कि कोई भी अगर कंपैरेटर्स है तो उसमें हम मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के लिए हम अलग अलग मैग्नीफाइंग डिवाइसेस यूज कर रहे थे। तो जिस प्रकार का हम मैग्नीफाइंग डिवाइसेस यूज करेंगे उस प्रकार का हम नाम उस कंपैरेटर्स को दे देंगे। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के लिए हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का हेल्प लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में जो वेरिएशन आ रहा है, स्मॉल डायमेंशन इन वेरिएशन आ रहा है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का एग्जाम्पल में आएगा वोल्टेज, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ETC। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स की स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है LVDT। तो LVDT एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स है। तो आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से जनरेट हो जाएगा कि LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है ट्रांसफॉर्मर। तो जहाँ पे भी अगर ट्रांसफार्मर शब्द दिखाई देता है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें प्राइमरी बाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल का डिस्कशन करना होता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक आइडिया आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में BEE एक पेपर पढ़ने हैं, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स की स्टडी न करके सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पे आते हैं। जब तक हमारा बेसिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से काम करता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स के बारे में। तो थर्ड से में आपको बताया गया होगा कि जब अगर हम किसी हॉलो सिलेंड्रिकल के ऊपर, ये माना कि आपका हॉलो सिलेंडर है और इस हॉलो सिलेंडर के जो अंदर में है हम यहाँ पे एयर भरे हुए हैं, यहाँ पे दूसरा कोई भी मटेरियल नहीं रखे हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल है। फिर इस हॉलो सिलेंड्रिकल के ऊपर अगर हम वायर के द्वारा, वायर के कॉइल से इस पर क्या करेंगे, वाइंडिंग इस तरीके से कर देंगे। तो वायर की वाइंडिंग करने के बाद इस हॉलो स्फीयर पर हम इस पे क्या करेंगे, इसको AC सप्लाई से, अल्टरनेटिंग करेंट से, AC का सिंबल इस तरीके से होता है। AC इस कॉइल में हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग में सप्लाई करेंगे। तो AC शॉर्ट सप्लाई कराने की वजह से इस कॉइल में, ये जो कॉइल यहाँ पे हम बनाए हैं, कॉइल का फॉर्मेशन किए हैं इस होलो सिलिंड्रिकल के ऊपर, तो इस कॉइल में जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। तो जैसे ही हम AC सप्लाई किए, इस कॉइल बाइंडिंग में क्या जनरेट हुआ,
मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इस एसी के कारण जनरेट हो गया, लेकिन इसके होलो सिलेंड्रिकल के अंदर में एयर भरा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ वो इस एयर के प्रेजेंस में आपका जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होलो सरफेस, ये होलो सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर में एयर के प्रेजेंस के कारण जो हमारा एसी सप्लाई करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होने की टेंडेंसी, जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा जनरेट हुआ है उसको फ्लो होने की टेंडेंसी इस एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस एबिलिटी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है एसी शॉर्ट सप्लाई करने की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन हुआ उसको फ्लो होने का टेंडेंसी एयर के प्रेजेंस में बहुत कम होता है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के फ्लो को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें एक ऐसा मटेरियल लाते हैं जिसके द्वारा यहाँ पे अगर प्लेस कर देंगे इसके अंदर में, तो प्लेस करते ही जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम कोई मटेरियल डाल देंगे तो उस मटेरियल का नाम है सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही होलो सिलेंड्रिकल के अंदर में पहले एयर भरा हुआ था, तो एयर के प्रेजेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, और ये जनरेशन किसकी वजह से हुआ है, एसी सप्लाई की वजह से हुआ है। तो एसी सप्लाई की वजह से जो जनरेशन हुआ है वो एयर के प्रेजेंस में इसका फ्लो होने का टेंडेंसी कम था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देंगे इसके बीच में सेंटर में, तो इसमें जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब सॉफ्ट आयरन कोर के प्रेजेंस में परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लो होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम इस कोर को जिस साइड शिफ्ट करेंगे उस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। यानी कहने का मतलब जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करेगा। फिर अब इसी में एक बात और देखते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको दिखाया गया है कि ये आपका होलो सिलिंड्रिकल है, और इसमें यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कॉइलिंग किया, ये वायर से कॉइल कर दिए हैं, इसमें बाइंडिंग कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं, एसी सप्लाई किए हैं। बीच में क्या है, बीच में एक बहुत पतला सा आपको क्या है, इस तरीके से सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे प्लेस किया गया। जैसे यहाँ पे किए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन इस तरीके से हो रहा है, तो इसका फ्लो होने का टेंडेंसी अब इस कोर के प्रेजेंस में क्या हो गया, बढ़ गया है। अब जैसे ही इसके अंदर में हम सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दिए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, बाइंडिंग किए हैं, और बाइंडिंग के अंदर में क्या किया, सॉफ्ट आयरन को प्लेस किए हैं, और जिस साइड इस सॉफ्ट आयरन को मूव कराएंगे उस साइड जो हमारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई किए हैं, एसी शॉर्ट सप्लाई किए हैं, उसके प्रेजेंस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका टेंडेंसी फ्लो होने का सॉफ्ट आयरन कोर के प्रेजेंस में क्या होगा, बढ़ गया। तो सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट हम जिस साइड कराएंगे उस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड जो होगा उसका फ्लो होने का टेंडेंसी रहेगा। अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर का हम इस साइड मूव कराएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो इस साइड इस तरीके से जनरेट हुआ है, इस तरीके से जनरेट हुआ, इसका टेंडेंसी इस तरह मूव करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर को मूव करने का टेंडेंसी इधर का देंगे, इस तरफ मोशन देंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो इस तरीके से इस साइड क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। फिर इसी होलो सिलिंड्रिकल के ऊपर ये जो कॉइलिंग किए, कॉइल का जो ये वायर का बाइंडिंग किए, इसको हम लोग कॉइल बाइंडिंग बोलते हैं। तो जो बाइंडिंग किए और इस पहली बार करने के बाद इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किए, फिर इसके बाद भी इसी होलो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर में और भी बाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या प्राइमरी कॉइल को क्या किए, प्राइमरी कॉइल को हम एसी सप्लाई किए, और जो सेकेंडरी कॉइल है, जो सेकेंडरी बाइंडिंग किए हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, एज इट छोड़ दिए। फिर इसमें क्या रखते हैं, प्राइमरी कॉइल के सेंटर के बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक क्या प्लेस करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस करते हैं। फिर सॉफ्ट आयरन कोर के प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है ड्यू टू एसी सोर्स, इसका फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ गया। अब इसको जिस साइड मूव करेंगे उस साइड हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसका मूवमेंट होगा, उस साइड मेरा क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो माना कि सॉफ्ट आयरन कोर का
इस सॉफ्ट आयरन कोर का जो हम होलो सिलिंड्रिकल के अंदर में रखे हैं, तो जिस साइड इसको मूवमेंट कराएंगे, जिस साइड मूवमेंट कराएंगे जिस साइड मूवमेंट कराएंगे उस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बीच में इसके सेंटर में जनरेट इस तरीके से हो रहा था। जैसे ही इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो ये सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो चूंकि एसी सप्लाई करने की वजह से प्राइमरी कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्वाइन हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। लेकिन अब कोर को रिप्लेस कर कोर को मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल में एंट्री कर गया। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में एंट्री कर गया तो चूंकि एसी सप्लाई करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तो सेकेंडरी कॉइल में हमारा क्या जनरेट होगा, करंट, यानी कहने का मतलब वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है। यहाँ फिर से आप सुनिएगा कि जैसे हम प्राइमरी कॉइल से हम एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिए, एसी सोर्स जैसे ही सप्लाई किए तो प्राइमरी कॉइल में क्या जनरेट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में हम कोई भी एसी सोर्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोर के मूवमेंट जो सेंटर में रखा हुआ था उसे हम मूवमेंट करवा दिए। तो मूवमेंट हम करवा दिए सेकेंडरी कॉइल की तरफ। तो जिस साइड मूवमेंट हम करवाएंगे तो कोर प्लेस हम इसलिए रखे हैं कि जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ ना उसके फ्लो होने की टेंडेंसी को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो जैसे ही हम कोर को हम मूव कराएंगे सेकेंडरी कॉइल की तरफ, तो सेकेंडरी कॉइल में भी मूव होने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो भी मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में हमारा क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल बोलेंगे। तो हमारा को यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को मूवमेंट कराने की वजह से हमारे सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगा तो सेकेंडरी कॉइल में हमारा क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो दो सेकेंडरी कॉइल है, और ये दोनों जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के अगल बगल होता है, आसपास में होता है। और दोनों सेकेंडरी कॉइल का जो हम बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग का नेचर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको बाइंडिंग करने का नेचर अगर यहाँ पे माना कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्राइमरी बाइंडिंग की, इस साइड सेकेंडरी बाइंडिंग, इस साइड सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरे साइड हम करेंगे सेकेंडरी कॉइल का बाइंडिंग किस तरीके से करेंगे, अपोजिट साइड, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लोग करेंगे। देखिए दोनों का जो नंबर ऑफ कॉइल जो रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो रहता है कॉइल का, वो दोनों ये सेकेंडरी कॉइल का क्या रहता है, इक्वली रहता है। तो जैसे ही आयरन को शिफ्ट करेगा हमारा सेकेंडरी कॉइल भी इंड्यूस्ड हो जाएगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो यहाँ पे इस आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है यही आपका कोर है, और कोर के साथ एक प्लंजर को सेट कर दिए। और जैसे ही ये फ्लैट सरफेस पे चलेगा, फ्लैट सरफेस पे यानी कहने का मतलब स्लिप गेजेस पे रहेंगे, तो इसमें जो है इसके प्लंजर में किसी भी प्रकार का सेंस का ये वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो कोर है वो प्राइमरी कॉइल के बीचों बीच में एकदम एकदम आसपास में ही रहेगा। और जब ये मूव नहीं करेगा तो हमारा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में दोनों तरफ में वो इक्वली इन मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जो है से आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफरेंस, ईएमएफ का डिफरेंस जो होगा वो दोनों में सेम होगा लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ का डिफरेंस जो होगा वो नेट जो होगा जीरो होगा, अर्थात हमारा स्लिप गेज पर जो होगा वेरिएशन किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वर्कपीस अगर हमारा रफ है, फ्लैट नहीं है, तो जब इस कंप्यूटर को इस पे मूव कराएंगे, लीनियर मोशन प्रोवाइड करेंगे, तो लीनियर मोशन प्रोवाइड करने की वजह से अगर इसमें किसी प्रकार का रफ सरफेस मिलेगा, इसमें फ्लैटनेस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमारा प्लंजर क्या करेगा, ये लीनियर मोशन मूव करेगा। तो आपका कोर का पोजीशन जो है वो सेंटर से मूव करेगा। जैसे ही सेंटर से मूव करेगा तो हमारा प्राइमरी कॉइल से एसी सप्लाई किए हैं, एसी सप्लाई करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो कोर की पोजीशन को शिफ्ट करने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड
जो जनरेट हो उसका भी पोजीशन क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल की तरफ शिफ्ट होगा उस साइड जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक साइड E1 माना कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ है और दूसरे तरफ ये वोल्टेज जनरेट हुआ वो E2 जनरेट हुआ है। तो एक तरफ जो है जिस साइड कोर शिफ्ट करेगा उस तरफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा होगा और दूसरे साइड कम होगा। तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो डिफरेंस होगा वो वोल्ट मीटर से हम उसको अच्छी आसानी से रीड कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से हमारा इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स वर्क करता है। तो ये जो है जैसे ही प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोर। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से काम करता है। तो आपका बेसिक समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार का आपको कंस्ट्रक्शन में हो या वर्किंग प्रिंसिपल में हो कहीं भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंसिपल सबसे पहले बताया गया है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हम आपको बताएं कि ये जो वर्क करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या है कि आपको ट्रांसफार्मर क्या है, दो प्रकार का वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग रहते हैं और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग रहते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई करते हैं जिससे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर इसके बीच में होलो सिलेंडर के बीच में कोर प्लेस करते हैं। कोर को प्लेस करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसका फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो अगर सेकेंडरी कॉइल की तरफ अगर मूव करेंगे तो वो सेकेंडरी कॉइल में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो हुआ था प्राइमरी में वो मूव कर जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब सेकेंडरी कॉइल में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वोल्ट मीटर से सेकेंडरी वायर को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो सेकेंडरी कॉइल जो रहता है वो आपस में सीरीज में कनेक्शन में रहता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल दो यूज होता है, होलो सिलैंडरिकल के ऊपर जो यूज करते हैं उसको हम किस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं या फिर सीरीज का कनेक्शन करते हैं। तो आपको याद रखना सीरीज कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। लेकिन दोनों का जो नेचर रहता है, बाइंडिंग का नेचर जो रहता है वो अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब कि एक सेकेंडरी कॉइल का नेचर क्लॉकवाइज का होगा तो दूसरे का नेचर जो होगा एंटी क्लॉकवाइज का होगा। तो जैसे ही म्यूचुअली एक दूसरे को इंड्यूस किया तो ये जो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे बोला गया है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच स्टेट म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेन ए कोर इज इंसर्टेड। अभी भी बोले कि इसमें एक कोन जब इंसर्ट करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो हुआ है वो प्राइमरी कॉइल में जो हुआ है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा किसके जगह पे, सेकेंडरी बाइंडिंग में जनरेट होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू द कोर पोजीशन। यानी कहने का मतलब प्राइमरी कॉइल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका जनरेट जो हुआ है वो कोर के पोजीशन जो इधर मूव करेगा उसका फ्लो होने का टेंडेंसी उधर होगा। तो कोर का पोजीशन अगर सेकेंडरी कॉइल की तरफ हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो मूव कर जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही मूव करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है आपको। तो ये चीज़ आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है तीन कॉइल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इक्वली स्पेस्ड कॉइल। यहाँ पे तीन कॉइल होते हैं जिसमें एक कॉइल जो होता है प्राइमरी कॉइल होता है और दो जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। तो जो दो कॉइल जो होता है सेकेंडरी कॉइल वो जो होता है वो प्राइमरी कॉइल के अगल और बगल में होता है, उसके आसपास में इस तरीक़े से होता है। देखिए तीनों जो है से इक्वली स्पेस्ड होते हैं, बीच में सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी कॉइल के बीच में आपका प्राइमरी कॉइल होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इक्वली स्पेस्ड कॉइल बाइंडिंग इन विच वन इज प्राइमरी बाइंडिंग वाइल अदर टू आर सेकेंडरी बाइंडिंग। अभी हम आपको बताएं कि इसमें जो है तीन इक्वली स्पेस्ड कॉइल होता है जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है जिसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, और दो जो होता है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। द सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग SW से डिनोट करेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग को PW से डिनोट करेंगे। तो आप समझिएगा ये शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा गया है। तो बोला गया है द सेकेंडरी वाइंडिंग
आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी हम बताएं सेकेंडरी वाइंडिंग जो यहाँ पे होता है वो सीरीज में होता है, बट नेचर ऑफ वाइंडिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी भी बताया आपको कि इसका नेचर ऑफ वाइंडिंग जो होता है वो अपोजिट होता है, यानी कहने का मतलब एक सेकेंडरी कॉइल का नेचर अगर क्लॉकवाइज का है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज का होगा, तो ये बात बोला गया है। फिर आगे कह रहा प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ये इनपुट एसी सोर्स। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू आउटपुट वोल्टमीटर, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमरी वाइंडिंग को क्या किए, इनपुट एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। फिर आगे कह रहा एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर कंटेनिंग प्लंजर। एक सॉफ्ट आयरन कोर जो है प्राइमरी कॉइल के बीचों बीच में हम रखते हैं, जो एक क्या है, एक प्लंजर से भी कनेक्ट रहता है। तो वही बोल रहा है एन इलेक्ट्रोड यानी सॉफ्ट आयरन कोर कंटेनिंग प्लंजर आर प्लेस्ड इन इंसुलेटेड केबिन। ये जो है आपका इंसुलेटेड केबिन कहलाता है। इस इंसुलेटेड केबिन को हम क्या बोलते हैं, बॉबिन बोलते हैं। तो आपको पूछ सकता है कभी भी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में होलो स्पेस रहता है, जिसमें हम लोग क्या कोर प्लेस करते हैं, कोर के साथ आपका प्लंजर लग रहता है, उस होलो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है बोबिन। तो इस प्रकार से इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन ये हो गया। तो आपको कंस्ट्रक्शन सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, आपको बहुत आसान लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स पढ़ने में। तो ये इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी कहने का मतलब क्या हुआ, एलवीडीटी कहने का मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर। तो एलवीडीटी का हम क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब इस प्लंजर को हम वर्क पीस के सरफेस पे लाते हैं, वर्क पीस के सरफेस पे लाते हैं, तो वर्क पीस का सरफेस अगर फ्लैट नहीं है, फ्लैटनेस नहीं है, ये हमारा कंपैरेटर जो है वो फ्लैटनेस को चेक करता है, फिर आपका स्ट्रेटनेस को चेक करता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कंपैरेटर्स का यूज करते हैं। तो जब हम वर्कपीस के सरफेस पे इस कंपैरेटर्स का मूवमेंट कराते हैं, तो अगर हमारा वर्कपीस का सरफेस क्या हो, अगर रफ हो, हमारा फ्लैट नहीं है, तो जैसे आपको यहाँ पे इस तरीक़े से उभरा हुआ पोर्शन दिखाया गया है। तो जैसे ही हम वर्कपीस के सरफेस पर इसको मूव कराने के दौरान ये फ्लैट सरफेस अगर नहीं मिलता है, तो जो हमारा कोर जो रखा गया है होलो सिलेंड्रिकल के अंदर में, इस फ्लैटनेस की कमी के कारण, फ्लैटनेस नहीं होने की वजह से इस कोर का मूवमेंट जो है, इस कोर का पोजीशन जो है वो सेंटर पोजीशन से डाइवर्ट हो जाता है, हट जाता है। और इसका मूवमेंट जो है चाहे सेकेंडरी कॉइल के इस साइड मूव कर जाए या सेकेंडरी कॉइल को इस साइड लेफ्ट या राइट साइड किसी साइड मूव कर जाता है, जब हमारा सरफेस क्या रहता है, फ्लैट नहीं रहता है तब। चूँकि हम प्राइमरी कॉइल को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये बीच में जो है आपका प्राइमरी कॉइल है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है। और इस प्राइमरी कॉइल से हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी कॉइल से हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए, एसी सप्लाई किए। तो एसी सप्लाई करने की वजह से प्राइमरी कॉइल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो इस कॉइल की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन उसका फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा कोर जो है ना, जिस साइड मूव करेगा ना, उस साइड जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारा वर्कपीस फ्लैट नहीं रहेगा, तो प्लंजर में क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। प्लंजर जो है आपका किससे कनेक्टेड है, आपका सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्टेड है। तो अगर प्लंजर में लीनियर मोशन होगा तो आपका कोर भी जो है सेंटर पोजीशन पर फिक्स नहीं रहेगा, वो भी जो है प्लंजर के अकॉर्डिंग वो लीनियर मोशन लेफ्ट राइट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही लीनियर मोशन आपका कोर करना शुरू करेगा लेफ्ट राइट, तो चूंकि हम प्राइमरी कॉइल को हम एसी सोर्स से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका पोजीशन जो है कोर के पोजीशन की तरफ ही शिफ्ट करेगा। अभी हम आपको प्रिंसिपल में बताएं कि जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो शिफ्ट करता है प्रोपोर्शनल टू पोजीशन ऑफ कोर। कोर का पोजीशन जितना जिधर रहेगा उधर ही उतना ही उसके प्रोपोर्शनल में हमारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट करता है।
तो ये जब शिफ्ट करेगा तो लेफ्ट या राइट करेगा, और लेफ्ट और राइट क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल में ये कोर कट मूवमेंट होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो जनरेशन की वजह से इसको अगर हम सेकेंडरी कॉइल को जो सीरीज में आपस में दोनों कनेक्टेड है, दोनों इक्वली स्पेस्ड है, और दोनों में नंबर ऑफ कॉइलिंग जो है वो इक्वल है, दोनों में नंबर ऑफ कॉइल इक्वल है, दोनों को अगर हम एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने पर जिस साइड कोर का पोजीशन मूव करेगा उस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ज़्यादा होगा, और जिस साइड हमारा कोर का पोजीशन कम होगा, जैसे हमारा माना कि इस कोर का मूवमेंट ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के लेफ्ट साइड मूव कर गया, तो एस वन की तरफ जो है हमारा क्या होगा, एस वन की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे एस वन की तरफ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होगा, उसका वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जबकि एस टू में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है वो कम होगा। यहाँ पे माना कि E1 है और ये E2 है। जैसे ही एक कॉइल में सेकेंडरी कॉइल के एक में ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ और दूसरे में कम हुआ है, तो दोनों के बीच में ईएमएफ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये ईएमएफ का डिफरेंस बताता है हमारा ये वोल्ट मीटर। तो जैसे ही हमारा वर्कपीस का सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज आएगा, तो कॉइल का हमारा कोर का पोजीशन चेंज करेगा, कोर का पोजीशन चेंज होगा, तो चाहे S1 में ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, चाहे S2 में जनरेट होगा, और दोनों में जब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वोल्ट मीटर यहाँ पे बताएगा कि भैया आपका जो है सरफेस फ्लैट नहीं है, उस वजह से जो है कोर का पोजीशन शिफ्ट किया, कोर का पोजीशन शिफ्ट हुआ, इसीलिए हमारे वोल्ट मीटर में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीक़ा से हमारा इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर दैट इज़ एलवीडीटी काम करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ करके दिखा देते हैं। हाँ, एक बात और, जब ये कोर का पोजीशन सॉफ्ट आयरन कोर का पोजीशन मिडिल में रहेगा, एट द सेंटर रहेगा, यानी कहने का मतलब प्राइमरी कॉइल के जगह पे ही रहेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो सेकेंडरी कॉइल में बराबर ही होंगे। ईएमएफ का जो जनरेशन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा दोनों में, E1 एक में होगा और एक में E2 होगा। तो जो E1 हुआ और E2 हुआ, वो कोर के बीच में होने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आए E1 और E2, E1 जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 पे है, और E2 जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे है, S2 पे है। तो जो कोर का पोजीशन सेंटर पे होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन जो होता है कॉइल का अलग अलग होने के कारण यहाँ पे जो साइन है वो एक पे प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्लस वोल्टेज में प्लस E1, और दूसरा में माइनस E2 होता है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होने की वजह से दोनों को अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का वैल्यू जो होगा एक क्या करेगा, फाइनली हमारा जीरो करेगा, और जीरो करेगा तो हमारा डिफ्लेक्शन जो वोल्ट मीटर में होगा कुछ भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि जीरो पोजीशन पर ही रहेगा। तब हम बोलेंगे, जैसे जीरो पोजीशन पर रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्कपीस का सरफेस जो है वो फ्लैट है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं किस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो व्हेन ए प्लंजर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस विथ नो वेरिएशन, जब हम लोग प्लंजर को हम लोग वर्कपीस के सरफेस पे रखते हैं, जब उसका सरफेस में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, देन द कोर रिमेन सेंट्रल पोजीशन एंड ईएमएफ जनरेटेड ऑन बोथ secondary winding due to magnetic field of primary winding will be same in magnitude। क्या बोला गया कि जब आपका वर्कपीस का सरफेस फ्लैट रहेगा, आपको किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपके प्लंजर में, तो आपका जो कोर का जो पोजीशन जो रहेगा वो सेंटर पोजीशन में रहेगा। सेंटर पोजीशन में रहने के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुआ है, वो जो है दोनों का वैल्यू बराबर होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन साइन एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जिससे हमारा वोल्ट मीटर क्या बताएगा, जीरो बताएगा। तो यही बात आपको यहाँ पे बोला है, बट अपोजिट इन नेचर एज ड्यू टू बोथ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ अपोजिट नेचर ऑफ वाइंडिंग। क्यों होता है, क्योंकि एक में E1 होगा, एक में E2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन एक में प्लस होगा, एक में माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने के कारण क्या होगा
क्या होगा। और ये नेचर क्यों अपोजिट हो रहा है, क्योंकि वाइंडिंग का नेचर जो है दोनों सेकेंडरी कॉइल का एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो होगा हेंस नेट ईएमएफ रीड बाय वोल्ट मीटर इज जीरो। तो आपका जब सरफेस फ्लैट होगा तो नेट जो वोल्टेज रीड करेगा अब हमारा वोल्ट मीटर वो जीरो रीड करेगा। अतः हम लोग भी बोलेंगे E1 माइनस E2, और E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, लेकिन एक का वैल्यू साइन जो है पॉजिटिव है, एक का माइनस, तो E1 माइनस E1, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब माना कि मैग्नीट्यूड E है तो E माइनस E यानी कहने का मतलब जीरो हो गया। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलेगा हमारा वोल्ट मीटर में। तो आपको वोल्ट मीटर समझ में आ गया होगा यहाँ पे बीच में। लेकिन अब कोर्स शिफ्ट करेगा तो क्या होगा भाई, तो उसको देखते हैं हम लोग। कोर्स शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हेन देयर इज वेरिएशन इन वर्कपीस। पहले यहाँ पे बोला गया कि ये वर्कपीस जो है आपका इस तरीके से पूरा फ्लैट है, तो फ्लैट है तो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो इक्वली इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आने की वजह से नेट जो ईएमएफ होगा, नेट वोल्टेज जो जनरेट होगा वो जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे वर्कपीस का सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा तब क्या होगा, वर्कपीस का सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा तब, यानी वेरिएशन देखने को मिलेगा तब। तो व्हेन देयर इज वेरिएशन इन वर्कपीस सरफेस द प्लंजर व्हेन स्लाइड ओवर सरफेस द कोर गेट डिस्प्लेस। अभी हम आपको बताएं कि जैसे आपको वर्कपीस का सरफेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो हमारा प्लंजर जो है वो स्लाइड करेगा किस पे, जब हमारा सरफेस पे प्लंजर स्लाइड करेगा और स्लाइड करने की वजह से सरफेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो हमारा कोर क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, हमारा सेंटर पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, चाहे लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करे चाहे राइट साइड डिस्प्लेस करे, दो कंडीशन यही बनता है। फिर उसके बाद बोल रहा है नाउ द कोर गेट क्लोज टू वन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अभी हम बोले कि चाहे लेफ्ट साइड मूव करें चाहे राइट साइड ट्रांसलेट करें, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन देखने की वजह से ये कोर जो है किसी न किसी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ शिफ्ट करेगा ही करेगा। तो वही बोल रहा है कि नॉन द कोर गेट क्लोज टू वन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जैसे ही शिफ्ट करेगा तो किसी न किसी सेकेंडरी वाइंडिंग के क्लोज जाएगा, तो एक सेकेंडरी वाइंडिंग के क्लोज जाएगा तो दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होगा, दूर जाएगा, दूर होगा। एक के नज़दीक पहुँचेगा तो दूसरे से दूर होगा, वही बात बोल रहा है। तो नाउ ए कोर गेट क्लोज टू वन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड अवे फ्रॉम अनदर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जैसे ही एक बार एक कोर की तरफ नज़दीक गया और दूसरे कोर से क्या हुआ, दूरी पर गया, तो इस ऐसे होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज नियर टू कोर विल बी मोर। तो जिस सेकेंडरी वाइंडिंग के नज़दीक में कोर पहुँचेगा, हमारा कोर का सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट जिस सेकेंडरी वाइंडिंग के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पे जो है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो हुआ वो ज़्यादा हुआ। तो माना कि ये कोर का मूवमेंट लेफ्ट साइड में हुआ तो S1 के साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुआ उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और हमारा S2 से क्या हो गया, दूर हो गया, तो दूर हो गया तो दूसरे की तरह दूसरे सेकेंडरी कॉइल की जगह पे हमारा मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कम आएगा। तो हमारा नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ये जीरो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहाँ पे, वोल्ट मीटर पे ही हम लोग देखते हैं। और वोल्ट मीटर हमको बताता है कि भैया आपका ईएमएफ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, आपका नेट वोल्टेज डिफरेंस जो है आपका जीरो नहीं है, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। और जो वैल्यू आ रहा है वही बता रहा है कि हमारा वर्कपीस जो है वो उसका सरफेस फ्लैट नहीं है। फिर कह रहा देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज अवे वोल्ट मीटर विल शो रीडिंग। और जो हमारा जो है से वोल्ट मीटर जो है इसको क्या करता है, रीडिंग को शो करता है। विच इंडिकेट वेरिएशन इन डायमेंशन, जो हम इंडिकेट करके बताता है वेरिएशन इन डायमेंशन। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे वर्किंग के बारे में। अगर इफ़ कोर नियर टू S1, अगर S1 की साइड ज़्यादा रहेगा तो E1 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा E2 से। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज का डिफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। या कोर का मूवमेंट अगर S2 की साइड होगा तो हमारा E2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा E1 से, तो हमारा नेट जो वोल्टेज का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, यानी कहने इक्वल टू जीरो वैल्यू नहीं आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा, और यही वैल्यू हमारा क्या बताएगा, वेरिएशन इन डायमेंशन को बताएगा। तो इस तरीक़े से हमारा सिंपली इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स वर्क करता है। तो आपको
इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? लेस वियर एंड टियर इन सच टाइप ऑफ कंपैरेटर ड्यू टू वेरी फ्यू मूविंग पार्ट। यहाँ पे जो है बहुत कम ही मूविंग पार्ट होने की वजह से यहाँ पे जो है इस प्रकार के कंपैरेटर में टियर एंड वियर होने के चांसेस जो रहते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज पॉइंट बनता है ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में। फिर दूसरा बात बोला जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी प्रकार का कंपैरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, सारे कंपैरेटर्स में हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरेटर्स हैज़ हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स हैज़ द हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन एमंग ऑल द कंपैरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन जो है कौन से कंपैरेटर्स के पास ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो आपको टिक करना इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स को। फिर ये भी एक इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन हाईएस्ट होने की वजह से हमको डायल यूनिट पे हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या, कैन बी यूज्ड फॉर हाई रेंज। इसको हम हाई रेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला का मैकेनिज्म, कैरिंग कैरिंग पॉइंटर इज वेरी लाइट एंड नोट सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। जब हमारा वाइब्रेशन होगा, जब हम अगर कोई फ्लैटनेस को चेक करते रहेंगे, तो उस समय अगर वाइब्रेशन भी आएगा तो उस चीज़ को सेंस नहीं करेगा। हमारा वर्कपीस जो फ्लैट रहेगा तो फ्लैट ही बताएगा, और अगर रफ़ रहेगा तो रफ़ ही बताएगा। तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज पॉइंट है। फिर ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का एडवांटेज देख लें। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, दीज इंस्ट्रूमेंट आर जनरली मोर एक्सपेंसिव दैन दियर मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर से ये जो है ज़्यादा खर्चीला होता है। नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अभी देखें कि प्राइमरी कॉइल में हम लोग एसी सप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगा। एसी सप्लाई की ज़रूरी करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है से बिजली का कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि इसके लिए हमको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है। फिर क्या है, फ्लक्चुएशन इन सप्लाई अफेक्ट्स द एक्यूरेसी। जैसे कि हम लोग जो है एसी सप्लाई कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग करेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है फ्लक्चुएशन होता है। इसका पोलैरिटी एक बार प्लस तो एक बार माइनस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, जो हमारा एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। तो ये मेरा डिसएडवांटेज पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद बोला जा रहा है लास्ट पॉइंट में, हीटिंग ऑफ कॉइल में कॉज एरर। हीटिंग ऑफ कॉइल में कॉज एरर, हमारा कॉइल जो है हीट करेगा, तो हीट होने की वजह से हमारा एरर आने की संभावना बन जाता है। फिर एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? यूजफुल फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल शीट। मेटल शीट के थिकनेस को कंट्रोल करने में, उसके कंट्रोल करने में हम लोग यूज करेंगे इसका इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का। फिर आगे एलवीडीटी कैन बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर। एलवीडीटी का हम लोग यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट में, उसको कंपेरिजन करने में 1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन में। मैं कहने का मतलब बहुत छोटे क्वांटिटी को हम इसको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट को हम लोग यूज करने में ये मेजरमेंट में यूज करते हैं एलवीडीटी का। फिर आगे बोला जाए यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल गेजिंग हेड टू प्रोवाइड इंडिकेशन। तो इसको गेज के तरीके से भी हम लोग इंस्पेक्शन में यूज कर सकते हैं इंडिकेशन के तौर पे। जब आपको यहाँ पे लाइट बताएगा विद इन स्पेसिफिक लिमिट, अगर कोई भी प्रोडक्ट का साइज अगर आपको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जितना लिमिट में चाहिए उसके लिमिट के अगर अंदर में है, उसके लिमिट में है, तो आपको रेड लाइट चलेगा। लेकिन अंडर साइज डायमेंशन होगा, अगर डायमेंशन जितना बताए उससे बहुत कम होगा तो रेड लाइट चलेगा। देखिए ओवर साइज होगा, जैसे आप डायमेंशन लिमिट जो बताएगा, माना कि शाफ्ट का डाया 10 प्लस माइनस 2 है, और इससे बहुत कम यानी कि 5 मिलीमीटर कर दें, 5 मिलीमीटर, तो मैक्सिमम डायमेंशन इसका कितना 12, और मिनिमम क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 5 हो गया से अंडर साइज हो गया, बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे जब अंडर साइज रहेगा तो इसमें जो लाइट चलेगा वो रेड कलर का चलेगा। ये ओवर साइज यानी कहने का मतलब 15 मिलीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इंडिकेशन जो आएगा इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स में वो येलो साइड का जलेगा। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कहाँ पे यूज करते हैं? यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल गेजिंग हेड में हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरीक़े से हम इसका एप्लीकेशन भी देख लिए। अब म्यूचुअल इंडक्शन किस प्रकार से होता है? जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्राइमरी कॉइल है, ये जो है हमारा प्राइमरी कॉइल है, और ये सेकेंडरी कॉइल है।
तो प्राइमरी कॉइल में हम देखिए यहाँ पे क्या किए, एसी सप्लाई की। एसी सप्लाई करने की वजह से इसके चारों ओर क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन जैसे इसके बीच में कोर आयरन प्लेस कर देंगे तो इसका मूवमेंट जो है और सेकेंडरी कॉइल की तरफ हुआ। जैसे सेकेंडरी कॉइल की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट किस में भी हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुआ। तो एसी सप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो भैया अब मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुआ तो पक्का है कि इसका उल्टा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी करंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का। फिर वाइंडिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ये एक छोटा प्रकार का एक ट्रांसफार्मर है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रांसफार्मर ये छोटा है, जो कि हम लोग सिंपली देखने को हमेशा जनरली देखने को मिलता है हम कहीं भी। तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर में ये देखिए यहाँ पे होलो पोजीशन है। इस होलो पोजीशन में जो है आपका ये कोर जो है इसमें प्लेस किया गया है, इसमें प्लेस कर दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होने का टेंडेंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब इस होलो के ऊपर में क्या, ये वाइंडिंग है। ये आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये कॉइल वाइंडिंग है। तो इस तरीक़ा से इसका अरेंजमेंट होता है। फिर देखिए सारा का ये कॉइल को हम लोग क्या कर दिए हैं, जो लपटे हुए थे इस पे इस तरीक़ा से कॉइलिंग बाइंडिंग जो किए हुए थे, बाइंडिंग किए हुए थे इस तरीक़ा से इसके ऊपर, वो क्या हो गया, इसको हम लोग रिमूव कर दिए, हटा दिए हैं। अब इस पर पुनः हम लोग बाइंडिंग करेंगे तो हमारा ऐसा दिखाई देगा। बाइंडिंग ऐसा करने के बाद इस कोर को हम इसमें क्या करेंगे, इस कोर को इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फिल कर देंगे। तो अगर एक साइड प्राइमरी कॉइलिंग रहेगा, दूसरे साइड सेकेंडरी कॉइलिंग रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी कॉइल में क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में अगर हम एसी करंट सप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि हमें बताएगा कौन, ये आपका वोल्ट मीटर। यहाँ पे लगाने पर हमको पता चलेगा कि भैया सेकेंडरी कॉइल में भी आपका करंट इंड्यूस्ड हो गया है। तो हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स के बारे में, जो कि आपका लास्ट टाइप का कंपैरेटर्स होगा। और इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि मैकेनिकल कंपैरेटर्स और न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, मैकेनिकल कंपैरेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वी विथ DLP।